हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्वेश्चन पॉइंट की और साथ ही साथ में डीसी लोड लाइन की यहाँ बात की थी। और यहाँ पर मैंने कहा था कि आपका जो है इस तरह से हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए हम जो है यहाँ जो है इस तरह से IB की डिफरेंट वैल्यू के लिए हम IC की वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और हमें इस तरह से जो है यहाँ रीजन मिलते हैं, कट ऑफ, सैचुरेशन एंड एक्टिव। और एक्टिव रीजन में हमने यहाँ से जो है एक ऐसी लाइन खींची थी, इस लाइन को हमने नाम दिया था लोड लाइन। ये आपका अलग अलग ऑपरेटिंग पॉइंट थे, Q1, Q2, ये आपकी IC एक्सिस थी और ये आपकी VCE एक्सिस थी। एक्स एक्सिस पर हमने VC को लिया था। इसके लिए मैंने कहा था कि 0 और VCC, ये पॉइंट कहा था मैंने इसके लिए। और यहाँ पर हमने इस पॉइंट के लिए कहा था, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है VCC और ये 0 पॉइंट मैंने इसको कहा था क्योंकि एक्स एक्सिस पे y बराबर 0 होता है और y एक्सिस पे x बराबर 0 होता है। और यहाँ से हमने इस वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करके लिखा था और ये वैल्यू जो हमने लिखी थी यहाँ पर इसकी, वो था आपका VCC अपॉन में RL। ये आपकी जो है y एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है, IC की मैक्सिमम वैल्यू थी और यहाँ पर Z एक्सिस x एक्सिस पर ये आपकी इस VCE की मैक्सिमम वैल्यू थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कहा था कि क्वेश्चन पॉइंट जो है हमें अप्रोक्सीमेट ट्रांजिस्टर के ये इस कर्व के ठीक बीच में लेना चाहिए। मतलब इस वाला वोल्टेज के लिए, VCE वोल्टेज के लिए ये करंट मुझे मिलनी चाहिए, उसके लिए करंट IB इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ये जो Q पॉइंट होता है ना, ये Q पॉइंट आपका शिफ्ट भी करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग Q फैक्टर अफेक्टिंग क्वेशेंट पॉइंट। इस क्वेशेंट पॉइंट को जो फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं वो हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जब भी अपन कोई भी सर्किट को कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हम Q पॉइंट को बहुत ध्यान में रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर Q पॉइंट बीच में नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर उधर, तो हमें यहाँ पर फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगा, सिग्नल में डिस्टोरेशन क्रिएट होगा और सिग्नल में डिस्टोरेशन होगा तो वो सिग्नल हमारे लिए आगे किसी काम का नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसको, पहले उन फैक्टर्स को पता लगा लिया जाए और उनको पता लगा करके विद द हेल्प ऑफ बाइसिंग, उस बाइसिंग की हेल्प से इस फैक्टर का जो अफेक्ट पड़ रहा है उसको दूर कर लिया जाए और दूर करके हम जो है बिल्कुल सर्किट को यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लें। तो इसके दो फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। पहला जो होता है आपका, पहला इसका होता है वो होता है आपका चेंज इन बीटा। यहाँ पर आपका जो है बीटा है तो चेंज इन बीटा। व्हाट इज बीटा? तो कॉमन इमीटर सर्किट के लिए मैंने इसको यहाँ पर फाइंड आउट किया था और कॉमन इमीटर सर्किट के लिए हमने कहा था बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका IC और अपॉन में कितना होता है IB। इसी की हमने बात की थी। इसका मतलब IB या IC के मान में चेंजेस होने से आपकी बीटा क्या हो जाएगी, यहाँ पर चेंज हो जाएगी, ठीक है। IC को हमें यहाँ पर रखना है और फिक्स वैल्यू तो रखना है। IC की मैक्सिमम वैल्यू में y एक्सिस पे इतनी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर इस IC या IB के चेंज होने से बीटा भी आपका चेंज है, तो चेंज इन बीटा, बिकॉज बीटा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रांजिस्टर। बीटा इज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट वैल्यू होती है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रांजिस्टर, डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स के लिए क्या होता है आपका, बीटा भी होती है, वो डिफरेंट होती है। भले चाहे आपका जब सर्किट कॉन्फ़िगर किया है तो भाई एक ट्रांजिस्टर से तो काम चलता नहीं है हमारा, हम उसमें कई ट्रांजिस्टरों के पेयर को हम यूज़ करते हैं, कई ट्रांजिस्टर्स को हम यूज़ करते हैं। भाई सपोज करो आपने एक ट्रांजिस्टर यहाँ अप्लाई किया है और इसके साथ में आपने कोई दूसरा ट्रांजिस्टर फिर यहाँ आपने अप्लाई कर दिया, ऐसा अप्लाई कर दिया, तो इस क्वेश्चन पॉइंट किसका जो आउटपुट मिलेगा, हम क्वेश्चन पॉइंट को स्टडी चाहते हैं। तो स्टडी होने के लिए यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं ये सेम बीटा के होने चाहिए। इनका जो बीटा है, मतलब जो करंट एम्पलीफिकेशन जो फैक्टर है वो दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि इनके मान में वेरिएशन से अगर एक ने तो बिल्कुल आउटपुट दे दिया जो अगले वाले का इनपुट बनेगा,
लेकिन अगले वाले के लिए बीटा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन पॉइंट वो आईसी को चेंज करेगा, और आईसी के चेंज होने से आपके क्वेश्चन पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इधर उधर वेरी हो जाएगा। क्वेश्चन पॉइंट भी आपका वेरी करने लग जाएगा इधर से उधर, तो वहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट भी आपका कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि आईसी बीटा के चेंज होने से ही आपका आईसी भी चेंज होगा, और आईसी के चेंज होने से क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चन पॉइंट आईसी अगर इंक्रीज हो गई डिक्रीज हो गई, आईसी डिक्रीज हो गई तो क्वेश्चन पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये वाला, और आईसी अगर इंक्रीज हो गई तो क्वेश्चन पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो सिग्नल हमको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन करने लग जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब भी अपन सर्किट को कॉन्फ़िगर करें तो जितने भी ट्रांजिस्टर अपन ले रहे हैं एक पेयर में ले रहे हैं, उनके लिए बीटा क्या हो, आपका सेम हो। बट बीटा चाहे दोनों ट्रांजिस्टर सेम आपकी है, जैसे कि इसका नंबर है आपका B27, इसका नंबर भी आपका है, ट्रांजिस्टर अलग अलग नंबर से आते हैं, पूरी डाटा शीट होती है, डाटा शीट पे इसके नंबर्स दिए हुए रहते हैं, दोनों B27 के हैं, बट यहां पर दोनों के लिए बीटा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि बीटा आपका आईसी और आईबी पे डिपेंड करता है। आईबी आपकी बेस करंट होती है। हम यहाँ पर जब भी ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते, ट्रांजिस्टर हम जानते हैं कि NPN PNP ऐसे बनता है ट्रांजिस्टर, ये मैंने बना दिया इस तरह, इसको इस तरह बना देता हूँ मैं, ये आपका ट्रांजिस्टर बन गया जैसे ये आपका P टर्मिनल, ये N टर्मिनल, फिर ये P टर्मिनल, ऐसा है। यहाँ पर आपकी लेयर बनेगी, डिप्लेशन लेयर बनेगी, और डिप्लेशन लेयर बनेगी तो डिप्लेशन लेयर जो होगा यहाँ पर हर टाइम पर एक जैसी नहीं बन पाएगी, जो ऑब्वियसली बात है। इसकी डोपिंग में आप भले कितना भी एक जैसा रखना चाहोगे इस डोपिंग को, डोपिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही जाएगा। तो आपकी जो अगर इसके लिए इसकी विड्थ कुछ माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर या 0.6 माइक्रोमीटर की है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे वाले ट्रांजिस्टर, इसी ट्रांजिस्टर के लिए, इसी पीएनपी के लिए ये विड्थ 0.6 की जगह आपके 0.5 या 0.8 के आसपास हो जाएगी। ठीक है ना, मतलब ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है, भले सेम ट्रांजिस्टर भी, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको हर जगह पर मिलेगा। थोड़ा बहुत ट्रांजिस्टर सेम आपका ट्रांजिस्टर आपने लगा, इसके बावजूद भी आपका बीटा यहाँ पर वेरी कर जाएगा। यही रीज़न है कि एक बार अगर आपका कोई सर्किट खराब होता है ना, तो सर्किट खराब होने के बाद में आप उसको रिपेयर कराते हो, रिपेयर कराने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती है बार बार में, अगेन वो खराब हो जाता है, या उसमें कोई दूसरी नॉइज़ प्रॉब्लम आने लगती है, या कई तरह की प्रॉब्लम्स उसमें चालू हो जाती है कि उस टाइम पर वो इसको लगाते समय मैच नहीं करते इसके बीटा को, क्योंकि हमें बीटा दोनों के लिए सेम रखना है, तो उसकी बाइसिंग को हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, कि बीटा दोनों के लिए आपका सेम नहीं आ रहा है, दोनों के लिए जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है वो सेम नहीं आ रही है। इसके लिए आईबी और आईसी के लिए में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अभी भी, जबकि दोनों सेम कंपनी के हैं, इसके बावजूद भी वो जब इसको रिप्लेस करके दूसरा B27 लगा देता है इसके खराब होने पर, तो लगाने के बाद भी यहाँ पर इन दोनों का बीटा वापस से सेम हो जाए, क्योंकि जब सर्किट बना आता है, नया सर्किट आपके पास में आता है, नई चीज़ खरीदता है, उसका बीटा फिक्स, उसके लिए भले बीटा डिफरेंस, लेकिन उसको सर्किट की बाइसिंग करके उसको इस प्रकार एडजस्ट कर देते हैं ताकि आपका दोनों के लिए बीटा अप्रोक्सीमेट सेम हो जाए और आपका सिग्नल डिस्टॉर्शन ना हो सिग्नल में किसी प्रकार का। बट नया ट्रांजिस्टर जब हम लगाते हैं तो उसके लिए बिल्कुल है, आपकी इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत आ जाता है डिप्लेशन लेयर की विड्थ में, आईसी और आईबी में थोड़ा चेंजेस, इसमें हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिलता है। उसके कारण से आपका ये जो यहाँ से आउटपुट होता है उस आउटपुट में भी चेंज आ जाता है, आईसी वैल्यू चेंज होती है, तो क्वेश्चन पॉइंट्स का ऊपर नीचे खिसक जाता है। उसके ऊपर नीचे खिसक जाने के कारण से हमें जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट हमें वैसा नहीं मिल पाता जैसा हमें चाहिए, थोड़ा बहुत इसमें डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो उसको वापस से एडजस्ट करना पड़ता है। इस सर्किट के लिए देखिए सर्किट का बीटा कितना है, उसके बेस पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि बगैर डिस्टॉर्शन का हमें सिग्नल मिल पाए। बट इसको आप लेके जाते हो रिपेयर करने, तो सीधे ऐसा लगा देते हैं, लो हो गया सही, ले जाओ घर पे, लेकिन वो सिग्नल आगे प्रॉब्लम करता ही रहता है, वो इसी कारण से प्रॉब्लम करता है। तो ये जो आपका इस तरह से होता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहली प्रॉब्लम आती चेंज इन बीटा। बीटा डिफरेंट होता है और डिफरेंट ट्रांजिस्टर के लिए, इसके लिए बीटा अलग है, इसके लिए बीटा अलग है, भले दोनों सेम कंपनी के हैं तो भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रांजिस्टर की जो बाइसिंग है ना, इस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग को सेट करते हैं, और ट्रांजिस्टर बाइसिंग को सेट करके, हो सकता है बाइसिंग में अपन क्या कर दें, बैटरी की वैल्यू थोड़ी घटा बढ़ा दें, या करंट को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दें, या फिर ये है कि भाई हम यहाँ पर कुछ और साथ में अल्टरनेट इसके कुछ व्यवस्था करके अपन इसको एडजस्ट करें ताकि बीटा आपका जो है वापस दोनों का एक जैसा हो जाए, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन पॉइंट फिर से बीच में आ जाए और हमें फेथफुल सिग्नल मिलना चालू हो जाए। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग करके हम इस बीटा के जो चेंजेस हैं इसको हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। इसमें हम दूर नहीं कर सकते, हम कभी भी दोनों ट्रांजिस्टर की डिप्लेशन लेयर को हम एक जैसा नहीं कर सकते,
थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें आएगा, ये हमारी टेक्नोलॉजी की अभी भी कमी है इसमें, थोड़ा सा अभी भी टेक्नोलॉजी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि आप दोनों की सेम आप बीटा कर दो, सेम आप जो डिप्लेशन लेयर को कर दो। थोड़ा बहुत चेंजेस बिल्कुल इसमें आएगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, उस वेरिएशन से बीटा काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। तो अपन फिर बाइसिंग के थ्रू इस बीटा की इस कमी को दूर करते हैं और ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करके हम क्वेश्चन पॉइंट को अप्रोक्सीमेट बीच में ले आते हैं। सेकेंड इसका जो इफेक्ट होता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या है, ये सेमीकंडक्टर है आपका। सेमी डायो आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है आपका, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और हम ये जानते हैं कि आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, ये टेम्परेचर पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं तो आपके ट्रांजिस्टर के जो जिनकी हम बात करते हैं पैरामीटर्स की, सेकंड अफेक्शन ये होता है, सेकंड फैक्टर ये होता है कि आपका जो जितनी भी आपकी होती है, जैसे IB है आपकी, बीटा है आपकी, IC है आपकी, ये आपकी जो है VCE है आपकी, है ना, आपकी जो VBE है आपकी, जो ये सब करंट क्या होती है, IE है, ये सब क्या होती है, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों टेम्परेचर डिपेंड करती है, बिकॉज आपका जो यहाँ से कह सकते हैं ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, उनकी कंडक्टिविटी इफेक्टिव होती है आपके जो है सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से उसकी कंडक्टिविटी भी यहाँ पर उसमें वेरिएशन होता है। तो उनके वेरिएशन से ये ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये पैरामीटर्स जिनसे हम ट्रांजिस्टर की एक्टिवेशन प्रोसेस को, उसकी वर्किंग को, उसकी एक्टिवेशन प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं, वो उसके पैरामीटर्स कहलाते हैं। इसी तो अपन करते हैं स्टडी। ये सब भी क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। तो चेंज होते हैं तो यहाँ पर इसको भी बाइसिंग के थ्रू अपन यहाँ पर इस चेंज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई हमने यहाँ पर कॉमन बेस की हमने बात की थी, कॉमन बेस में हमने कहा था कि आपका जो यहाँ से कॉमन बेस के लिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका IC इज इक्वल टू जो है वो मैं लिख सकता हूँ अल्फा IE, है ना, प्लस ICBO, ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ यहाँ से बिल्कुल, जैसे हमने कॉमन इमीटर के लिए लिखी थी ऐसी की इक्वेशन शुरू में, आपको याद होगा शुरू में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था ट्रांजिस्टर बाइसिंग को, तब आपको मैंने बताई थी ऐसी इक्वेशन। यहाँ पर CO हमने लिखा था, CO मतलब ओपन सर्किट करंट यहाँ पर होता है। IC पूरी तरह प्योर नहीं होती, ओपन सर्किट करंट में अपन ने अल्फा बराबर लिखा था IC बराबर अल्फा इज इक्वल टू क्या था, IC अपॉन IE, कॉमन इमीटर की तो अल्फा IE लिख करके मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया था। तो वैसे इक्वेशन में आपकी इस कॉमन बेस के लिए भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ये ICBO क्या शो करता है, कॉमन बेस ओपन, मतलब ये आपकी, मैंने बताया था ये आपकी लीकेज करंट होती है, लीकेज करंट होती है आपकी ये, ठीक है ना, लीकेज करंट होती है आपकी ये, लीकेज होता है यहाँ से करंट का। लीकेज करंट क्या होती है, इसको अपन जो ये भी बोल सकते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से, ये जो है ना आपका ये करंट, ये वाला, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से तो है। IB भले ही आपने यहाँ पर 0 दे दी है, बट आप VCC जो रिवर्स बायस में है, VC जो रिवर्स बायस में आप थोड़ा सा वेरी कर रहे हो तो आपकी करंट IC काफ़ी तेजी से इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है और इसी को अपन लीकेज करंट कहते हैं। और ये कब है, जब कॉमन बेस को अपन क्या कर दे, ओपन कर दे, तो कॉमन बेस के सर्किट को ओपन करने पर जो करंट फ्लो होता है उस करंट को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, लीकेज करंट कहते हैं। तो आपका लीकेज करंट यहाँ पर इजीली फ्लो होने लगता है। IE इमीटर करंट है, IC आपका कलेक्टर करंट है, अल्फा जो आपका होता है ये एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है। यहाँ पर मैं इस IE की जगह क्या लिख सकता हूँ, IE की जगह लिख सकता हूँ मैं IC इज इक्वल टू अल्फा और लिख सकता हूँ IB प्लस IC, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, किरचॉफ के नियम को यूज़ करके ट्रांजिस्टर के लिए हम जानते हैं, प्लस ICBO आपकी एज इट इज़ चल रही है। यहाँ से इस अल्फा IC को उठा के इधर ले जाऊँ तो IC और माइनस का अल्फा IC इधर आ गया, इधर बच गया अल्फा IB और प्लस ICBO। इस अल्फा IC कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से क्या बचता है आपका 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा IB और प्लस का ICBO, और इसको मैं लिख दूं IC दैट्स इज इक्वल टू, इसको बटे में लेके आ जाता हूं इधर डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस अल्फा ये रहेगा आपका IB प्लस ये बन जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा ICBO, ये रहेगा IC। इसको मैं क्या लिखता हूं, ये आपका बीटा है,
है ना। और ये क्या है आपका बीटा प्लस 1, अरे भाई दोनों ये बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे प्लस 1 ऐड कर दूँ मैं तो प्लस 1 एलसीएम में होता है, अल्फा से अल्फा कैंसिल 1 अपॉन अल्फा बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू किसकी है आपकी, आई सी इज इक्वल टू ये वैल्यू तो बन जाती है बीटा की, तो बीटा आई बी, और प्लस ये बन जाती है बीटा प्लस 1 और क्या हो गया आई सी बी ओ, इस तरह से आपका बन जाता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से कह सकते हैं जो आईसी है वो बीटा पे डिपेंड कर रही है, आईसी जो है वो आईबी पे डिपेंड कर रही है, और आईसी जो है ये आईसीबीओ जो आपकी लीकेज करंट है कॉमन बेस को जब अपन ओपन कर दें, इनिशियल वैल्यू को अपन क्या कर दें, आपकी करंट को अपन जीरो कर दें, तो उस कंडीशन में ये अपने पास में जो करंट आता है ये वो लीकेज करंट होता है, हल्का हल्का करंट फ्लो होता रहता है। तो आईसी जो होती है आपकी आईसीबीओ पर डिपेंड करती है। हम ये जानते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या होगा, आईसीबीओ भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई कैसे इंक्रीज होगा, हम बिल्कुल लिख सकते देख सकते हैं इसको कि भाई पीएन जंक्शन आपका डायोड होता है, इस पीएन जंक्शन डायोड में ये आपका पी टाइप है, इसमें 2 पीएन जंक्शन बनती है आपकी, है ना। पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर आपके कौन होते हैं, मेजोरिटी में होल्स होते हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ मेजोरिटी में होल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, होल्स होते हैं। जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर थर्मल इमिशन के कारण से क्या होता है कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं दोनों ही रीजन में। दोनों ही रीजन में कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से यहाँ पर इन माइन पी में इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, एन में होल्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये दोनों ही यहाँ पर क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण से ही आपका लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस रिवर्स सैचुरेशन करंट में भी क्या होता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाता है। इसका मतलब आईसी जो होती है इस आईसीबीओ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। दूसरा हम ये कहें कि जो आईसी होती है ये आईसी जो है ये आपकी आईबी पर भी डिपेंड करती है। आईबी आप जैसे दोगे वैसे ही आपकी आईसी भी चेंज हो जाएगी। आईबी क्या है आपकी, आईबी आपका बेस करंट होता है, बेस करंट होता है। इसका मतलब जब आप भाई आपने ट्रांजिस्टर को जोड़ा है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ऐसे आपने जोड़ दिया इसको, ऐसे ऐसे जोड़ दिया आपने, इसको जोड़ दिया ना ऐसे रिवर्स, ऐसे इसमें आपने इसको आपने फॉरवर्ड बायस में करके जोड़ा है, फॉरवर्ड बायस में करके जोड़ा है, मतलब इसको आपने बेस है, ये एनपीएन है आपका, ये आपका बेस है, ये आपका इमीटर है, ऐसा ही तो है। आपने जब इसको जैसे जोड़ा है इस बैटरी को आपने कौन सा दिया बायस दिया है, फॉरवर्ड बायस दिया है। तो फॉरवर्ड बायस देते ही क्या हो जाता है कि यहाँ से आईबी करंट यहाँ फ्लो होने लगती है। बट इस करंट के फ्लो होने की कंडीशन में अब देखो यहाँ से मैं इसको अगर एक डिप्लेशन लेयर यहाँ पे इंक्रीज करूँ, जैसे कि अपनी ये डिप्लेशन लेयर है ना, तो डिप्लेशन लेयर बना दी मैंने। यहाँ पर आपने ये होल्स हैं, इसमें बहुत सारे क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जैसे ही आपका जो यहाँ पर इसको प्लस से जोड़ रखा है मैंने, पी को और एन को माइनस जोड़ रखा है। ये मैं ई मीटर और बेस की अपन वापस से बात कर रहे हैं, ई मीटर और बेस के बीच बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एक जंक्शन बनती है आपकी, उस जंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा आपकी आईबी करंट क्या होगी, यहाँ से बिल्कुल फ्लो हो जाती है ना। ये अगर आप बेस मान लो इसको, भाई बेस पी टाइप का बना रखा है आपने, तो ये आपका बेस हो गया आपका, ठीक है ना। और ये आपका जो हो गया इमीटर हो गया आपका, या कलेक्टर भी कह सकते हो इसको। तो ये आपका जैसे यहाँ से अपन इसको प्लस जोड़ा है तो ये आपके चार्ज कैरियर उधर जाना चालू कर देते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना चालू कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, जंक्शन टूट जाती है और यहाँ पर करंट क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस करंट को फ्लो करने के लिए हमें एक कौन सा वोल्टेज, नी वोल्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा ना। इसे अपन बोलते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं इसको बिल्कुल आपको फ्लो करना पड़ेगा। भाई आपने जब अपन ने ट्रांजिस्टर के डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स खींचे थे, कुछ ऐसा फॉरवर्ड बायस में आया था, ऐसा आपका रिवर्स बायस में आया था, और हमने कहा था कि इनपुट वैल्यू को जब अपन बढ़ाते हैं तो भी आपको कोई करंट यहाँ से नहीं मिलता है। इस कंडीशन पर जाकर के ही हमें क्या मिलता है, इसके आगे ही वोल्टेज को बढ़ाने पर हमें इस पीएन जंक्शन डायोड में इस एक्सपोनेंशियली हमें यहाँ पर जो है कर्व मिलता है। मतलब इस वोल्टेज की इस वैल्यू के पहले मुझे कोई भी करंट नहीं है, तो ये वोल्टेज की वैल्यू ही क्या कहलाती है, ये जो पोर्शन है ना आपका इतना, ये वोल्टेज की वैल्यू क्या कहलाती है, इस वोल्टेज को अपन नी वोल्टेज कहते हैं, जहाँ से आपका फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होना चालू होता है। इसको अपन कट ऑफ वोल्टेज भी कहते हैं क्योंकि यहीं से आपका करंट फ्लो होना चालू होता है इस फॉरवर्ड बायस में, है बिल्कुल। हमने कहा था जर्मेनियम की इसकी वैल्यू 0.3 के आसपास और सिलिकॉन के लिए 0.7 या 0.5, जो डिपेंड करती है डोपिंग कैसे कर रखी है आपने, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू होती है इसकी।
तो यहाँ पर जब तक ऑपरेटिंग वोल्टेज इतना नहीं है 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट, तब तक यहाँ से कोई आईबी करंट फ्लो नहीं होगी। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि आईबी के अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका आईबी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। तो आईबी आपकी कैसे इंक्रीज हो जाती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आपने क्या कर दिया कि आपने जो है यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि यहाँ जो है इसके अंदर हमने क्या कर दिया कि भाई अभी सपोज करो इस वोल्टेज के लिए आपका यहाँ पर करंट आईबी फ्लो हो रहा है, बिल्कुल आईबी फ्लो हो रहा है। तो आईबी फ्लो हो रहा है मतलब मुझे अभी वोल्टेज की वैल्यू रखनी पड़ रही थी, वी की वैल्यू रखनी पड़ रही थी, मान लिया 0.3 वैल्यू रखनी पड़ रही थी मुझे, ठीक है, या सिलिकॉन से मान लिया कि 0.7 वोल्ट की वैल्यू मुझे रखनी पड़ रही थी अभी। उसके बाद में मुझे आईबी करंट यहाँ मिल रहा था। अब क्या होता है कि हम इसको टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देने से क्या होता है, टेम्परेचर देने से यहाँ पर आपके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं ये, और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, वापस से यहाँ पर एक तो मेजॉरिटी चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ इस थर्मल एनर्जी को ये होल एब्जॉर्ब करते हैं, इस थर्मल एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या कर देते हैं, खुद ही सेल्फ ही ये इस जंक्शन की ओर जा करके इस जंक्शन को क्या कर देते हैं, यहाँ से डिक्रीज कर देते हैं। ऐसा डिक्रीज कर दिया। जब जंक्शन डिक्रीज हो गई इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अब मुझे 0.7 वोल्ट चाहिए था, जंक्शन की डिप्लेशन लेयर जा रहा था, इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट था। बट अब क्या हो रहा है, अब जो है जैसे ही मैंने इसके थर्मल पावर बढ़ाई है, थर्मल पावर से क्या हो गया कि यहाँ से होल इलेक्ट्रॉन सेल्फ ही इस जंक्शन की ओर जाकर लग गए, और इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ को क्या कर देते, थोड़ा कम कर देते हैं। तो अब ये वैल्यू घट करके मेरे पास वीबी की वैल्यू क्या घट करके 0.5 वोल्ट तक खिसक जाती है, मतलब वीबी की वैल्यू डाउन हो जाती है, और 0.7 तक आते आते आईबी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका वीबी जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज डाउन हो जाता है। इसका मतलब वोल्टेज के डाउन होते ही इस 0.7 तक आते ही अब जो आईबी रहेगी मेरे पास वो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब अब मुझे ये देखो ये करो मुझे मिल जाएगा, अभी यहाँ से मुझे ये करंट मिल रही सपोज करो इस वोल्टेज के, लेकिन इसी वोल्टेज के लिए मुझे करंट क्या हो जाएगी, अब ये वाली मिल जाएगी। इस वोल्टेज के लिए यहाँ पर मुझे करंट ये मिल रही थी अभी आईबी, बट अब इसी वोल्टेज के लिए मुझे करंट कितनी हो जाएगी, आईबी ये वाली मिलने लग जाएगी, मतलब आईबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आईबी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ऑब्वियस सी बात है जब आपकी आईसीबीओ बढ़ रही है, आईबी बढ़ रही है, और आईबी क्या होती है आपकी, आईबी जो है ये रेशियो में है ना, और साथ ही साथ जब आईबी आपकी इंक्रीज हो रही है, आईसीबीओ इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आईसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, और आईसी के बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने से आपका बीटा भी स्टेबल नहीं रह पाता, बीटा भी क्या हो जाता है आपका यहाँ पर चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करते हैं, जब भी अपन ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, हम सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, हम उसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लोड लाइन को डिसाइड तो करते हैं, और लोड लाइन पर क्वेश्चन पॉइंट अप्रोक्सीमेट बीच में लेते हैं, बट हम कोशिश ये भी करते हैं कि आपका ये जो लोड पॉइंट है ना, जो क्वेश्चन पॉइंट है ना, ये क्वेश्चन पॉइंट कहाँ बना रहे आपका, ये क्वेश्चन पॉइंट अप्रोक्सीमेट इस ठीक यहाँ पर बीच में ही बना रहे। और इसको बनाने के लिए, इसको बीच में रखने के लिए हमें ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कुछ इस तरह से करनी पड़ती है, ताकि आपका ये इधर उधर ये आपका जो क्वेश्चन पॉइंट न खिसके, क्योंकि इधर उधर खिसकते ही सिग्नल, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, डिस्टोरेशन होने लगता है सिग्नल का, सिग्नल हमें साफ साफ नहीं मिलते हैं, हमें क्वेश्चन पॉइंट बीच में ही चाहिए। तो इसको बीच में रखने के लिए हम ट्रांजिस्टर की बाइसिंग इस तरह से करते हैं ताकि अगर जो फैक्टर, दो फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपको, एक तो चेंज इन बीटा, क्योंकि आप एक साथ डिफरेंट ट्रांजिस्टर को यूज़ कर रहे हो, भले वो सेम कंपनी के हैं, या एक खराब हो गया तो आपने उसके दूसरा लगा दिया, भले वो उसी कंपनी का है, लेकिन यहाँ पर डिप्लेशन लेयर और यहाँ पर इसी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज आने के कारण से आपका बीटा जो होता है ये थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसके चेंज होने से आपका क्वेश्चन पॉइंट आईसी इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, या डिक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाता है आईसी में, और आईसी में चेंज होते ही आपका क्वेश्चन पॉइंट भी इधर की तरफ ऊपर या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड खिसक जाता है, जिससे हमारा सिग्नल फिर से डिस्टॉर्शन, फेथफुल सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो उसके लिए अपन ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कुछ इस प्रकार से करते हैं कि आपका ये ये हो, बीटा में जो चेंजेस हो रहा है थोड़ा बहुत, उस बीटा के चेंजेस को ये सर्किट क्या कर पाए, एडजस्ट कर पाए, सेल्फ ही बीटा के थोड़े बहुत वेरिएशन को ये ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्या कर दे, एडजस्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको यहाँ पर दूर कर सकते हैं ये।
ये पहला आपका जो अफेक्टिंग फैक्टर होता है। दूसरा अफेक्टिंग फैक्टर टेम्परेचर होता है। क्यों टेम्परेचर है? बिकॉज ट्रांजिस्टर जो है आपकी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सेमीकंडक्टर डिवाइस जब टेम्परेचर आपका वेरी करता है तो टेम्परेचर के वेरी करने से इसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये भी कांस्टेंट नहीं रह पाते हैं, ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाते हैं और ये भी वेरी कर जाते हैं। ऑब्वियसली जब आईसी आपकी वेरी कर जाती है तो आईसी के वेरी करने से आपका क्या होता है, आईसी के चेंज होने से आपका क्वेश्चन पॉइंट भी चेंज होकर इधर उधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे हमें फिर से क्वेश्चन पॉइंट अगर इधर शिफ्ट होगा तो हमें फेथफुल सिग्नल में मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि मैंने इस इक्वेशन को लिखा है, कॉमन बेस के लिए लीकेज करंट होता है आपका, जो ये लीकेज करंट है आपका जो बहता है किस रूप में बहता है, ये माइनॉरिटी चार्ज के कारण से बहता है। इस पर डिपेंड करता है, इस आई की जगह आई बी प्लस आई सी लिख दिया किरचॉफ के नियम से, उसको पूरे को सॉल्व करके मैंने इक्वेशन में मैंने कहा कि आईसी आपकी आईसीबीओ पर डिपेंड कर रही है, और आईसीबीओ जो होती है टेम्परेचर बढ़ने से आईसीबीओ बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पी टाइप और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे आपकी जो आईसीबीओ करंट होती है ये माइनॉरिटी चार्ज के कारण से ही होती है ये वाला, तो ये करंट भी थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाता है। इस पर साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बीटा जो आईसी जो होती है इस आईवी पर डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ बात करें तो जैसे हम यहाँ पर इस पीएन जंक्शन को बात, क्योंकि यहाँ जंक्शन बनते हैं आपके, अपन बी ई कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे अपन इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं थर्मल पावर से, तो यहाँ पर क्या होता है आपके जो पी टाइप से होल और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कारण से जंक्शन की ओर चलने लगते हैं, और जंक्शन की ओर सेल चले, साथ ही इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है इस थर्मल पावर से, तो इनके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डिफ्यूज करते हैं इस डिप्लेशन लेयर को, जिस डिप्लेशन लेयर की पहले कंपैरिजन में अब कम हो जाती है। इसका मतलब पहले मुझे 0.7 वोल्ट चाह रहा था इस आईबी को फ्लो करने के लिए, लेकिन अब क्योंकि डिप्लेशन लेयर ज़्यादा थी वहाँ पर और ये चार्ज कैरियर कम थे, बट चार्ज कैरियर बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है ये काम मेरा अब 0.5 वोल्ट पर ही हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर इस वाले वोल्टेज की बात करूँ तो इस वाले वोल्टेज के लिए, इस कर्व के लिए जो पहले वाला कर्व था जब मेरे पास IC बराबर कितनी 0.7 थी, या 0.7 ली थी मैंने यहाँ पर इसको, तो इसके लिए करंट मुझे इतनी मिल रही है। लेकिन अब इसी आपकी वोल्टेज के लिए इस कर्व पर जो करंट है वो थोड़ी सी क्या होती है, IB बढ़ जाती है। मतलब इसी वोल्टेज पर अब मुझे 0.7 पर ही स्टार्ट, 0.5 से स्टार्ट हो गया कर्व, तो मेरा यहीं पर ही मेरा ये क्या हो गया, यहीं पर ही मेरा कट ऑफ वोल्टेज मुझे मिल गया, और यहीं से आपका करंट यहाँ पर एक्सपोनेंशियली मूव लगे तो ग्राफ भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस वोल्टेज के लिए मुझे पहले वाली सिचुएशन जब इसका थर्मल एनर्जी बढ़ी नहीं तब मुझे IB करंट इतनी मिल रही थी मुझे, लेकिन अब इसी वोल्टेज के लिए अब मेरे पास IB करंट कहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है। ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर इंक्रीज होने से IB भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और IB के इंक्रीज होने से आपका IC भी इंक्रीज हुए बिना नहीं रहती, और IC और IB इनके चेंज होते ही आपकी बीटा भी क्या होती है, यहाँ पर चेंज हो जाती है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है टेम्परेचर से। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने देखा कि दो फैक्टर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके इस क्वेश्चन पॉइंट को। तो जब भी ट्रांजिस्टर को अपन की सर्किट में जोड़ते हैं तो उसकी बाइसिंग कुछ इस प्रकार से की जाती है कि अगर इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन अगर होता भी है इसके कारण से या इस टेम्परेचर के कारण से, तो हम जो है इस प्रकार से इसकी बाइसिंग करते हैं कि ये बाइसिंग इस चेंजेस को काफ़ी हद तक क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, जिससे क्वेश्चन पॉइंट आपका इस ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो पाता, हल्का फुल्का शिफ्ट होता है और वो शिफ्ट को बिल्कुल झेल लेता है, और इस प्रकार से हमें सिग्नल हमेशा फेथफुल मिलता है। ऑब्वियस सी बात देखो बताया भी था लास्ट सेक्शन में मैंने कि अगर आप इस क्वेश्चन पॉइंट की बात करते हो, इस क्वेश्चन पॉइंट की, तो यहाँ से आप ड्रॉ करते हो एक लाइन नीचे की तरफ, यहाँ से आप ड्रॉ करते हो एक लाइन नीचे की तरफ, और एक क्वेश्चन पॉइंट आपने ले लिया ये वाला। ऑब्वियस सी बात है आपने अब सिग्नल दिया है तो सिग्नल ऐसे आया है, तो यहाँ पर आउटपुट मुझे मिलेगा, आउटपुट में मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल मिलेगा, इस तरह से सिग्नल मुझे मिलना लग जाएगा, बट यहाँ से जो सिग्नल रहेगा ना, ये सिग्नल थोड़ा सा मुझे कट होके आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पोर्शन कारण से कट ऑफ, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, इसमें ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ट्रांजिस्टर तो ऑफ हो जाएगा, फिर ये किसको जो है यहाँ से जो है आगे बढ़ाएगा, किसको प्रोसेस करेगा, भाई प्रोसेस तो करने से रहा, तो ये सिग्नल आपका यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा, सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पॉइंट आप हमेशा बीच में ही लेते हैं, ताकि हमें हर बार जो है अगर थोड़ा बहुत इसमें अगर शिफ्ट हो भी जाए ना, तो भी हमें यहाँ पर फेथफुल सिग्नल हमेशा मुझे यहाँ पर फाइंड आउट। अगर ये थोड़ा शिफ्ट होकर अगर यहाँ पर भी आ जाता है ना, तो भी ये सिग्नल थोड़ा शिफ्ट होगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर फेथफुल सिग्नल बनेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर अभी तक एक्टिव रीजन में ही रहेगा।
और इस तरह से अपन जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन पॉइंट को इस ट्रांजिस्टर बाइसिंग के दो अफेक्टिंग फैक्टर हैं उनको दूर करके इस क्वेश्चन पॉइंट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें हमेशा फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिले। जब भी ट्रांजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं तो इस क्वेश्चन पॉइंट को, इस क्यू पॉइंट को ध्यान में रख करके ही सर्किट कॉन्फ़िगर किए जाते हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत चेंजेस इन फैक्टर में आ भी रहा है तो भी ट्रांजिस्टर क्या कर ले, उसको इजीली एडजस्ट कर ले। उसकी बाइसिंग इस प्रकार से की जाती है। बाइसिंग के लिए हमने जो सर्किट देखा वो सर्किट देखा, लेकिन बाइसिंग के लिए कुछ अलग सर्किट भी बनाए जाते हैं। 2 बैटरी की जगह पर वो 1 बैटरी भी यूज़ कर देते हैं, कई बार उसमें कैपेसिटर्स को भी यूज़ कर देते हैं, है ना। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट करके उस ट्रांजिस्टर बाइसिंग को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ताकि आपका क्यू पॉइंट है उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन ना हो। भले आईसी थोड़ी सी बढ़ती है तो बढ़ जाए, लेकिन क्वेश्चन पॉइंट यहां पर हमेशा सैचुरेशन रीजन या कट ऑफ रीजन में न जाने की बजाय इस एक्टिव रीजन में ही ये क्वेश्चन पॉइंट बना रहे, जिससे मुझे हमेशा फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो यहां पर हमने बिल्कुल देख लिया है कि क्वेश्चन पॉइंट किस तरह से इसका इफेक्टिव हो सकता है और किस किस अपन चीज़ों को दूर करके इस क्वेश्चन पॉइंट को अपन एडजस्ट कर सकते हैं।